स्वागत है दोस्तों आपको शार्प आईक्यू के एजुकेशन में। MED 2 चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज में हम लोग को पार्ट सेकंड शुरू करना है। आइए इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव अब हमको बताने हैं सतत विकास के। तो ये समझते हैं इसमें कि अर्थशास्त्र के विकास को हम अभिवृद्धि से मापते हैं, किंतु इससे हमें यह कभी पता नहीं चलता कि मानव जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है। यानी कि हम अर्थशास्त्र को तो नाप लेते हैं, लेकिन हम मानव जीवन स्तर में कितने सुधार हुए हैं इसको हम उतनी सटीकता से नहीं माप पाते हैं। सामाजिक शोषण की स्थिति क्या है आदि, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना आर्थिक अभिवृद्धि। तो जितनी आर्थिक अभिवृद्धि यानी जितनी की इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारे के लिए जो ये सामाजिक शोषण की स्थिति है और जो मानव जीवन स्तर है, इसमें कितना सुधार हुआ है या शोषण का कितना कम हुआ है शोषण हमारे समाज में, इसका मापन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर हम इसको अच्छे समझें कि जैसा हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पैसा आ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, तो वो सब तो ठीक है। अगर हम आर्थिक अभिवृद्धि की बात करें तो वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन देश में जिस कदर आर्थिक विकास का भी इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से उसके देश में ही जितने मानव जो उसका जीवन है वो उतनी उन्नति कर पा रहा है कि नहीं, या समाज में जो शोषण है उसकी स्थिति कम हो रही है कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। अगला है सतत विकास का उद्देश्य वास्तव में मानव उत्थान है, जिससे समाज का सुधार होता है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। यानी कि जो सतत विकास है इसका जो मेन मोटो है वो मानव जीवन का उत्थान करना है, जिससे सामाजिक सुधार हो और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। तो साथ ही साथ हमें जो सोशल डेवलपमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट रखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और इसका जो मेन जो कंसर्न है वो है ह्यूमन अपलिफ्टमेंट यानी मानव उत्थान। अगला है इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्थाओं को शोषण की मानव स्थिति से मुक्ति दिलाना है, यानी संक्षेप में इसके उद्देश्य ये है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्थाओं में जो शोषण है, यानी कैसा शोषण, किसी भी प्रकार का शोषण, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, इसको रोकना है और इस चीज़ से मुक्ति दिलाना है। शोषण मुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर सतत विकास बल देता है। आइए इसके उद्देश्य को समझते हैं। पहला है लोगों के जीवन स्तर का पोषण समता व न्याय के साथ होना चाहिए। यानी कि जो जीवन स्तर है लोगों का, उसका जो पोषण होना चाहिए वो समता के साथ होना चाहिए, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और न्याय के रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा मिल जाए, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो मानवीय जो प्राकृतिक संसाधन है उसको सभी को समान रूप से उपयोग करने के अवसर मिलने चाहिए। अगला है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग व व्यर्थ उपभोग पर पाबंदी लगे। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो व्यर्थ या दुरुपयोग होता है उससे पाबंदी लगना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक कि जमीन व उसकी विविधता को सम्मान और उसके समुदाय के आधार पर मिले। यानी कि जो जमीन है, यानी जो प्रकृति की जो भूमि है, उसको इसके लिए आवश्यक है कि जमीन और उसकी विविधता को सम्मान और उसके समुदाय के आधार पर, यानी कि उसके लिए एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो भूमि है, और वो जो वहाँ के जो ट्राइब हैं, जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, उनको उससे जुड़ा रखना चाहिए, या अगर उनकी भूमि है तो उन्हीं के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि जो वहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं वो उसकी कद्र को समझते हैं, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके महत्व को रखते हैं, और वो अत्यधिक शोषण पे बल नहीं देते हैं। क्योंकि वो लोग इतने समझदार होते हैं, ये जानते हैं कि अगर आज हम पूरे संसाधनों को ख़त्म कर देंगे तो कल के हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इसके लिए खतरा बढ़ जाएगा। अगला है इस प्रकार की नई प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक तकनीकी खोज की जाए जो पर्यावरण अनुकूल हो और प्रकृति के नियम के अनुकूल हो। यानी कि जो तकनीकी खोज हो वो इस प्रकार से हो कि जो प्रकृति के संसाधन हैं उनको बिना किसी प्रकार का खतरा पहुंचाए उसको उपयोग में लाया जा सके। रेफ्रिजरेटर्स आ रहे थे पहले के समय, जिससे फ्रिज जो थी उसमें CFC गैस भरी रहती थी जो बहुत ही हार्मफुल थी और ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार थी। वहीं इसकी रिप्लेसमेंट हुई और आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं वो CFC फ्री फ्रिज आ रहे हैं, यानी कि उनमें इस प्रकार की गैसें नहीं उतनी पाई जाती हैं। अगला है शासन प्रबंध की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए। यानी जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है
जो गवर्नेंस है उसको डिसेंट्रलाइज फॉर्म में रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल ऑफ पीपल रखना चाहिए, क्योंकि मानव जो होता है वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखा जाता है, और जो गवर्नेंस है यानी जो बॉडी है जो हम पे एडमिनिस्ट्रेट करती है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सभी लोगों के ऊपर, ताकि कोई भी किसी प्रकार का शोषण ना हो, चाहे वो किसी प्रकार के लोग हों, चाहे वह एक बच्चा हो, नारी हो या मानव हो, उसको किसी प्रकार शोषण मुक्त उसको जीवन प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है वो भी इक्वल रखना चाहिए सबके साथ। अगला है विविधता का सम्मान करना तथा स्थानीय व देशी समुदायों को उनके अनुरूप विकास नीतियों में शामिल करना, यानी जो डाइवर्सिटी है उसका सम्मान करना चाहिए और जो वहाँ के जो स्थानीय और देशी समुदाय हैं उनके अनुरूप विकास नीतियों में शामिल करना चाहिए। यानी कि वो रिकमेंडेशन करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ का विकास करनी चाहिए, वहाँ की किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाएँ जो एक पार्टिकुलर जगह इस क्षेत्र में उसका विकास किया जा सके। तो इस प्रकार से उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, और विविधता का भी सम्मान करना चाहिए। जो डाइवर्सिटी है, जो चाहे वो पेड़-पौधों की हो जाए, चाहे एनिमल्स की हो, उनकी डाइवर्सिटी की सम्मान करना चाहिए। किसी भी एक पार्टिकुलर जाति या एक पार्टिकुलर स्पीशीज़ को ख़त्म ही नहीं कर देना चाहिए कि ये स्पीशीज़ लुप्त हो रही है तो इसकी ज़रूरत ही क्या है, उसको मार देते हैं, ऐसा करना गलत होगा। अगला है वैश्विक स्तर पर ऐसी योजना का निर्माण करना जो गरीब देशों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे और उनकी प्राकृतिक संपदा तथा पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना अभिवृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। तो वैश्विक स्तर पे इस प्रकार की योजना का निर्माण करना चाहिए। तो जो गरीब देश हैं, जैसे जहाँ पर उतने पैसे और उतनी उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता दें, उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता यानी कि जो उनकी डे टू डे नीड्स हैं या जो उनकी आवश्यकता है उसको भी प्रायोरिटी दे, और जो प्राकृतिक संपदा और जो पर्यावरण है उनको क्षति पहुँचाए बिना जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ के लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में सहायक हो। इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। अगला है विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना, क्योंकि केवल शांति ही मानवता के हित की रक्षा करने के लिए सहायक है। तो वही बात है कि वॉर की कंडीशंस ना हो, इस प्रकार ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वॉर होती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण हनन होता है और मानवीय हनन भी होता है, और इससे जो देश होते हैं वो कई साल पीछे चले जाते हैं अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इस वजह से इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के मूल सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी वो हमें बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में समझना है। तो पहला है कि विकास का अधिकार अंतर पुष्टीय समदृष्टि को रखकर एवं पर्यावरण की रक्षा को विकास की प्रक्रिया अभिन्न अंग मानना चाहिए। यानी वही बात है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो उनको मेन रूप से उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार का उद्देश्य अपनाना चाहिए सतत विकास के अंतर्गत, और उनको विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग मानना चाहिए। अगला है सभी राज्यों को यह जिम्मेदारी है कि सभी लोग की सदा उच्च जीवन गुणवत्ता पर समझौता किए बगैर उत्पादन और उपभोग के असत्य प्रतिमानों को कम करना चाहिए। जैसे कि जो राज्य है, जो समुदाय है, जो राष्ट्र है, उसको विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो वहाँ पे लोग हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता को कम किए बगैर, यानी कि जो उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको उसके साथ समझौता किए बगैर जो भी उत्पादन है और जो भी उपभोग है उसके जो प्रतिमान हैं उसको कम करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा उत्पादन ना हो या प्राकृतिक संसाधन को क्षति ना पहुँचे। यानी कि एक तरफ आपको प्राकृतिक क्षति भी नहीं पहुँचानी है, उसको सस्टेन करके चलना है, और दूसरा जो मानवीय जीवन है उसके लाइफस्टाइल के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है। इस बात पर राज्य को बल देना चाहिए। अगला है आर्थिक वृद्धि सतत विकास से संबंधित हो। राज्य यह सुनिश्चित करे कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, विशेषकर विश्व व्यापार की नीतियां जो गरीब देशों के विरुद्ध विभेदकारी हैं, सतत विकास के लिए परिवर्तित की जाए। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आर्थिक वृद्धि है यानी कि इकोनॉमिक रूप से जो वृद्धि है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। और द स्टेट शुड इंश्योर दैट
इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है, जो आजकल का जो वैश्वीकरण का समय है, भारी मात्रा में वस्तुओं की डिमांड हो रही है। इस ग्लोबलाइजेशन के समय में इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि जो वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी है दैट आर डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट पुअर कंट्रीज आर चेंज्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो गरीब देशों के विरुद्ध विभेदकारी होनी चाहिए, यानी जैसे जो गरीब देश हैं उनके साथ भेदभाव ना हो कि उनको कम चीज़ें या पुअर चीज़ें मिले। जैसे कि आज के समय अफ्रीका के साथ ऐसे ही देखने को मिल रहा है, चूँकि अफ्रीका कंट्रियाँ काफ़ी गरीब देशों में आती हैं, वहाँ पर उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इतनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं हैं। तो ऐसे जो गरीब देश हैं इनको ऐसी ना हो कि उनको पुअर टाइप का खाना या कम क्वालिटीफुल फूड प्रोवाइड करके उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, यानी कि गरीब देशों के साथ भेदभाव ना करके उनको भी उतना ही प्रायोरिटी दी जाए जितना कि विकसित देशों को दी जा रही है। तो कुछ इस प्रकार की नीतियां का अनुपालन करना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय प्राधिकरण के कुल उत्पादन के हिस्से में पर्यावरण लागतों के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु कार्य करना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन राष्ट्रीय आर्थिक नीति का एक अभिन्न हिस्सा होगा। जो नेशनल अथॉरिटीज़ हैं should work for the internationalization of environmental cost as a share of the total output। तो पर्यावरण प्रभाव है, इसका जो मूल्यांकन है कि पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसका मूल्यांकन करना राष्ट्रीय आर्थिक नीति का एक हिस्से के रूप में होना चाहिए कि हम ये चेक करते रहें कि हमारे पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। और जो कुल उत्पादन है किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत, उस लागत में अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए भी कुछ हिस्से होने चाहिए। अगला है राज्य के बीच पर्यावरणीय मुद्दे के संबंध में सूचना का आदान प्रदान जागरूकता पर आधारित होना चाहिए। जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज है अगेंस्ट द स्टेट्स शुड बी बेस्ड ऑन द अवेयरनेस। तो जो पर्यावरण मुद्दे जो हो रहे हैं हमारे आसपास, जो भी विशेष पर्यावरणीय मुद्दे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इन जो इन्फॉर्मेशन है इनका आदान प्रदान होना चाहिए राज्यों के बीच ताकि जागरूकता फैले और सारे राष्ट्र अवेयर हों। अगला है शांति, विकास और पर्यावरण रक्षा अंतः निर्भर व अविभाज्य हैं, यानी जो शांति है, जो डेवलपमेंट है और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अतः सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से पर्यावरण विवाद को हल करना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति एवं राज्य को सतत विकास के भागीदारी विकसित करने हेतु सहयोग करना चाहिए। तो जो आयाम, जो भी नीतियां जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाता है, जो अपने घोषणा पत्र में जो उल्लेख करता है, जो पर्यावरणीय विवाद को हल करने के लिए बनाता है, उसको हर एक प्रति व्यक्ति को इसमें भागीदारी करना चाहिए और सतत विकास का अनुपालन करना चाहिए। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉर्न, सतत विकास की अवधारणा का जन्म क्यों हुआ, यानी कि इसकी एक्चुअल में क्या नीड थी या क्यों उसका जन्म हुआ, इसको आइए समझते हैं। मनुष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे सुख शांति से रह सके और मानव कल्याण में कैसे वृद्धि हो या आर्थिक विकास को कैसे मानवीय रूप प्रदान किया जाए, यह विचारकों के विचार का विषय काफ़ी लंबे काल से रहा है। इस परिवेश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास विषयक विश्व आयोग ने यह महसूस किया कि विकास और पर्यावरण अनिवार्यताओं के बीच एक संतुलन बनाई जाए और सतत विकास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहायता से एक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए ताकि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षणों की आवश्यकता की पूर्ति हो और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग का प्रमुख माध्यम बने। तो जो मानवीय लाइफस्टाइल है, जो इंसान की लाइफस्टाइल है और उसकी जो सुख शांति है, उससे उसको नुकसान पहुंचाए बिना और जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनको हम कैसे बचा सकें, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न खड़ा हो गया था विचारकों के बीच। तो इसी का हल ढूंढते हुए सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ, चूँकि इसके अंतर्गत यह बात की गई कि सतत विकास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय की सहायता से एक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए ताकि जो आर्थिक विकास के साथ साथ
जो पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो और राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग के प्रमुख माध्यम बने। यानी सब लोग एक साथ मिलकर जो पर्यावरणीय क्षरण है इससे मुक्ति पाएं और पर्यावरण संसाधनों को बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रकृति सदियों से मानव जीवन का पोषण करती आ रही है। इसे हम पर्यावरण की सततशीलता कहेंगे, किंतु मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं गतिविधियों ने पर्यावरण की सततशीलता में हस्तक्षेप किया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ने लगा। यानी कि सदियों से जो प्रकृति है वो पालन पोषण भरण पोषण मानव का करती चली आ रही है, लेकिन मानव ने अपने उन्नत जीवन के कारण बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े साइंटिफिक तकनीकी की खोज की और इसके साथ प्रकृति के साथ छेड़खानी की। अपनी आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राष्ट्रों ने बिना सोचे समझे इस प्रकृति का दोहन बड़ी क्रूरता के साथ किया, जिससे पर्यावरण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो जो बड़े बड़े देश थे जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उन राष्ट्रों ने बिना सोचे समझे जो प्रकृति के दोहन है बड़ी क्रूरता से किया। कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारी भारी मात्रा में उत्पादन किया, जिससे भूमि बंजर होती चली गई और राष्ट्र जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए। आज जब मनुष्य गतिविधियां स्वयं मनुष्य के लिए विनाशकारी कारण बन रही हैं, तो उसने इस ओर भी सोचना शुरू किया। तो आज जब इतने सारे डिजास्टर हो रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन के समय जब हर जगह हीट आज देख रहे हैं कितना बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो आज ये एक सोचने का प्रश्न खड़ा हो गया, एक क्वेश्चन खड़ा हो गया मानव जीवन के बीच कि हम कैसे इसको बचा सके या कैसे इससे उभर सके। 1980 में दो विद्वान भूवैज्ञानिक ईवा ब्लफोर और पर्यावरण विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की एक आनुवंशिक शास्त्री वीके जंक्शन ने सतत विकास की अवधारणा सामने रखी। तो ये कुछ दिक्कतें थीं, ये कुछ परेशानियां थीं जिनके कारण सतत विकास का जन्म हुआ, इन अवधारणा को सामने लाया गया ताकि हम किस तरह से अपने लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना एनवायरनमेंट को बचा सकें और अपने लिए कल को हम चुनौती और डिज़ास्टर्स ना खड़ी करें और आने वाली पीढ़ी के लिए उनको अच्छा खासा अवसर मुहैया कराएं। आइए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए अब अगला समझते हैं गैर सततशील क्रियाएं के सूचक कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंडिकेटर हैं नॉन सस्टेनेबल वर्क्स के। यहाँ पे नॉन सस्टेनेबल होगा, कॉन्टिन्यूस लिख गया, उसको आप सही कर लीजिएगा। प्रकृति की धरोहर पर सभी का समान हक होता है, किंतु उत्तर के देश की औद्योगिक गतिविधियों ने इस सिद्धांत को नकारा और संसाधन के अत्यधिक उपयोग किया। परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष एक दूषित पर्यावरण को छोड़ दिया। औद्योगिक तो जो उत्तर के देश थे, जैसे जो मोस्टली यूरोपीय देश थे जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ के देश जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ अत्यधिक प्रकृति का दोहन हुआ और उन्होंने भारी मात्रा में अपना आर्थिक विकास कर लिया। और आज के समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दूषित पर्यावरण छोड़कर ये लोग चले गए और आज के समय जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी, जो ये पर्यावरणीय डिजास्टर है, इनके जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो उत्तर के देश हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान गैसों के उत्सर्जन से पर्यावरण दूषित हुआ और इसके अतिरिक्त मलबे के निपटने के विषय में भी इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया। समुद्री जीवों तथा वनों की बुरी तरह से हानि हुई, जिसके कारण आज मानव जीवन भी खतरे के कगार पर आ गया। यानी इन्होंने चेतना कहीं दिखाई, किसी भी बारे में इन्होंने परवाह नहीं की, ना ही उस पर काम किया कि उस खतरे को निकाला जा सके। और आज के समय ये कंडीशन आ गई है कि मानव जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। आज हमारा यह दायित्व बनता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिससे हमारी आज की आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही, साथ ही साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। किंतु मानव की गैर सततशील क्रियाएं इन्हें दिन प्रतिदिन दूषित करने में लगी हुई हैं। गैर सततशील क्रियाएं क्या हैं? निम्नलिखित हैं, आइए इनको देखते हैं। तो इसमें आपने समझा कि कुछ इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग में लाया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर खतरा ना रहे। इस चीज़ को हमने मुख्यतः ध्यान रखना है। और आइए एक बार नज़र डालते हैं कि क्या हैं गैर सततशील क्रियाएं, नॉन सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ क्या हैं। नज़र डालते हैं इस पर।
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग असीमित मात्रा में होना। यदि उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति कायम रही तो हमारे संसाधन कुछ दशकों तक ही चल पाएंगे। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग असीमित मात्रा में करना, ये क्या है, एक गैर सातत्यशील क्रिया है, नॉन सस्टेनेबल एक्टिविटी है। इसका उपयोग अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जो संसाधन हैं वो कुछ ही दशकों तक ही चल पाएंगे और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि आज के समय पेट्रोल और डीजल के बारे में उदाहरण ले सकते हैं। और इनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर लिया जाए तो ये कुछ ही दशकों तक चल पाएंगे और उसके बाद या ख़त्म भी हो सकते हैं। अगला है अपने लाभ के लिए विभिन्न प्रजातियों को अत्यधिक हत्या करना जिससे पुरानी प्रजाति समाप्त हो जाए। अब जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग जो जीव होते हैं उनकी जो खाल होती है उनका अलग अलग उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि जो कोबरा होता है, जो सांप होते हैं, उनके जो चमड़ी होती है उनको भारी मात्रा में बेल्ट, बड़े बड़े ब्रांड्स उसका बेल्ट बनाती है और उसके पर्स होता है उसको बनाती है। तो ऐसे इन सब उपयोग के चक्कर में हत्या करने से क्या होता है, उनकी जो प्रजातियां होती हैं वो विलुप्त होती चली जाती हैं। और आज के समय आप शेर का भी देख सकते हैं, बाघ और टाइगर्स के इनके खाल के वस्त्र बनते थे, तो इन पे भी बैन लगाया गया। भारी मात्रा में शेरों और बाघों को मारा गया पहले समय, जिससे बहुत कम ही बची हैं जिसमें आज उनकी प्रजातियां। अगला है उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति और उसके नवीनीकरण तेज होना, यानी जो करंट ट्रेंड ऑफ कंजप्शन है और उसको रिन्यूएबल है। इंटेंसिफिकेशन होना, यानी कि जो उपयोग है जो आज के समय हम उपभोग कर रहे हैं उसमें तेजी लाने से क्या हो सकता है, कल को प्राकृतिक संसाधन खत्म हो सकते हैं। अगला है वैज्ञानिक तकनीकी का अभाव और तकनीकी पिछड़ेपन के कारण पर्यावरण के संचित पतन का कारण होना। तो वैज्ञानिक तकनीकी का अभाव होना और तकनीकी पिछड़ेपन के भी कारण पर्यावरणीय के संचित पतन का कारण हो सकता है। जैसे कि अब तकनीकी जो आगे ना हो, जैसे कि आप गांव में पर देखें जो लकड़ी का उपयोग करती हैं महिलाएं खाना बनाने के लिए, उससे भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, चूँकि वो इनकम्बशन फ्यूल होता है, पूरी तरह से जला नहीं होता है, तो इसलिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने से होता क्या है कि वो इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाता है। वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे हीट को प्रोड्यूस करने में, ज़्यादा गर्म करने में ये कारण बनता है। और इससे क्या होता है कि जो विज्ञान प्रवृत्ति है, जो वैज्ञानिक तकनीकी है, उसका अभाव होने के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकता है। और वहीं आज के समय जो एलपीजी होती है और जो गैस सिलेंडर होता है, इसका अगर हम उपयोग करें तो इससे क्या होगा कि सततशीलता बनी रहेगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और कुछ इस प्रकार से चतुराई से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो ये थे गैर सातत्यशील एक्टिविटीज़, यानी कि गैर सातत्यशील क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिणी देशों के मार्ग में सातत्यशील में उत्तर के देश किस प्रकार से रुकावट हैं? In what ways are the countries of North hindering sustainable development in the way of Southern countries? तो जो दक्षिण के देश हैं उनके विकास के मार्ग में जो उत्तर के देश हैं वो किस तरह से रुकावट हैं, इसको हमको डिस्कस करना है। आइए इसमें समझते हैं। पर्यावरण संबंधी अनेक सम्मेलन तथा विभिन्न मंच के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास कार्य में विकसित एवं विकासशील देश द्वारा सहयोग की कस्में खाई गईं, लेकिन यह सभी प्रयास खोखले साबित हुए। तो विकसित देश और विकासशील देशों के बीच सतत विकास के कार्य में और पर्यावरण संरक्षण में के चलते संरक्षण के लिए कई सारे कस्में खाई गईं, लेकिन ये कस्में सब खोखले साबित हुए। दक्षिणी व्यापार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय संरक्षण, प्रौद्योगिकी, ज्ञान नीतियाँ आदि पर दक्षिणी देश अपना अधिकार मानते हैं तथा सामाजिक क्षेत्र, गरीबी की रेखा, बेरोजगारी पर और शिक्षा का स्तर, जनसंख्या वृद्धि दर, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग आदि के लिए उत्तरी देशों को
दोषी मानते हैं। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, दक्षिणी व्यापार अर्थव्यवस्था है, यानी कि साउदर्न ट्रेंड इकोनॉमी है और इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजीज या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज पॉलिसी है, इन सभी का जो अधिकार है, जो राइट है, वो साउदर्न कंट्रीज अपनी मानती है, यानी कि उन सब पर अपना अधिकार मानती है। कौन? दक्षिणी व्यापार या दक्षिणी कंट्रियाँ। और वहीं जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है और उनका अधिकतम उपयोग है, शिक्षा का स्तर है, बेरोजगारी का कारण है, सामाजिक क्षेत्र में जो गरीबी है, इन सभी का कारण ये उत्तरी देशों को मानते हैं। यानी कि उत्तरी देशों के कारण ये सब हुआ, गरीबी आई, बेरोजगारी आई। और वहीं जो दक्षिणी व्यापार अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण संरक्षण है, प्रौद्योगिकी ज्ञान नीतियां हैं, इन सब पर अपना अधिकार मानती है। इसको और बेहतर से आगे समझते हैं कि उत्तर के देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया करीब 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। हम लोग जानते हैं यह केवल औद्योगिक विकास की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक कारणों एवं गंभीर सामाजिक प्रभाव के साथ एक सामाजिक क्रांति थी। यानी कितना ज़्यादा समाज पे इसका प्रभाव पड़ा, कितना गंभीर प्रभाव पड़ा अलग अलग जगह, अलग अलग समाज, अलग अलग राष्ट्रों में, ये आप जानते ही होंगे। इनमें मनुष्य ने प्रकृति को पराजित करने के भौतिक संसाधन भी प्राप्त कर लिए थे। यानी कि भारी मात्रा में पेड़ों को काटना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, चीज़ों का मिनरल्स को निकालना, इन सभी जो भौतिक संसाधन हैं जो प्राकृतिक दोहन के काम आते हैं, इन सबको भी विकसित कर लिया था मनुष्य ने। औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की पूर्ति सदा गरीब देशों से की गई, जो कि दक्षिण में व्याप्त थे। इस प्रकार दक्षिण के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया गया। यानी जो भी गरीब देश थे, वहाँ पे जो प्रकृति थी, उनसे जो कच्चे माल थे उनकी शोषित किया गया वहाँ से, और इंडस्ट्री में लाया गया, और वहाँ पे इंडस्ट्री द्वारा बने हुए माल को उन गरीब देशों में खपत कराई गई, जिससे जो गरीब देश थे वो और गरीब होते चले गए। आज दक्षिण के देश के पास गरीब व प्रदूषित पर्यावरण है। तो आज जो दक्षिणी देश हैं, उनके पास खाली क्या है? गरीबी है और प्रदूषित पर्यावरण है। संयुक्त राष्ट्र विकास यानी यूएनडीपी द्वारा विकसित जीवन की गुणवत्ता के अध्ययन के लिए एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक ने उत्तर तथा दक्षिण के देशों के बीच बढ़ती खाई को स्पष्ट किया है। यानी किस प्रकार से उत्तर के देश इतने अमीर हैं और जो दक्षिण के देश हैं वो इतने गरीब हैं, उनकी जो मानवीय लाइफस्टाइल है वो इतना कम है। इस गैप को एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा बताया गया है, कि इसके कारणों को बताया गया है कि क्यों आज उत्तर के देश इतने अमीर हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण उन्होंने क्या किया? अपनों को उन्नत कर लिया, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया, और हम लोग के लिए यानी दक्षिणी देशों के लिए खाली दूषित पर्यावरण छोड़ दिया। इससे क्या हुआ? जो गरीब देश था, जो अपने पर्यावरणीय संसाधनों पर डिपेंड था, वहाँ का जो पर्यावरणीय संसाधन है उसको उपभोग करने के कारण अब गरीब देश के पास कुछ नहीं बचा जिससे वह अपना विकास कर सके। यानी बची तो खाली गरीबी। आइए आगे समझते हैं। एक तरफ विश्व जनसंख्या के मात्र 20% अमीर उच्च असातत्यशील स्तर पर उपभोग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विश्व के गरीब जनसंख्या है। यानी खाली पूरे वर्ल्ड में 20% अमीर लोग हैं जो उच्च असातत्यशील स्तर पर उपभोग कर रहे हैं, और दूसरे यानी 80% लोग क्या हैं? गरीब जनसंख्या है, जिनका प्रतिशत बहुत बड़ा है, जिनकी संख्या तीव्रता से बढ़ती जा रही है। हर घंटे, हर दिन इनकी जनसंख्या में हजारों की संख्या जुड़ती जा रही है। ये गरीब देश अपनी गरीबी के कारण उन प्राकृतिक संसाधनों के भंडारण को निम्न कर रहा है जिन पर वे प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर करते थे। यानी यही जो गरीब हैं, गरीब देश हैं, अपनी गरीबी कारण जो ये प्राकृतिक संसाधन है, इनका जो भंडारण है, इसको कम करते जा रहे हैं। क्योंकि वो लाएं तो लाएं कहाँ से? अब वहाँ के पास जो प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल है उसी का वो खपत करते जा रहे हैं और उनको निम्न करते जा रहे हैं, जिससे वो अपनी गरीबी दूर कर सके। तो ये था एक मेजर कंसर्न। आपने देखा कि किस तरह से जो उत्तर के देश हैं वो किस तरह से जो गरीबी है, शिक्षा का स्तर है, घटता स्तर है, और जो गरीब राष्ट्र हैं उनके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने दरअसल कुछ नहीं किया, ना ही ऐसी उस वक्त योजना चलाई कि जिससे जो आय का केंद्रीकरण ना हो, सारे राष्ट्र को
सही अवसर मिल सके अपने अपने जीवन का उन्नति करने का। और यही केस आप भारत के साथ भी देख सकते हैं, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत से कच्चे माल की पूर्ति की और भारत को आज़ादी के बाद एक खोखला देश छोड़कर चली गई। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। पसंद आता हो लेक्चर तो कमेंट में ज़रूर जिक्र करें, कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो उसको भी बताएं। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में ना आ रहा हो या कोई क्वेश्चन हो उसको भी जिक्र करें, लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।